सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मैं हूं एडवोकेट पद्मनाभ शर्मा। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। एंड आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट्स को लेकर है। 5 तरीके की रेट्स हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है। आपने थंबनेल और वीडियो टाइटल देख ही लिया होगा। अब देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मान लीजिए आपके पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। सपोज आपके पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, पर ना तो आपके वहाँ फेंसिंग लगा सकते हो आप उस प्रॉपर्टी पर। ना तो फेंसिंग लगा सकते हो, ना कोई बाउंड्री वॉल बना सकते हैं, और ना ही किसी ट्रेसपासर को बाहर निकाल सकते हैं। अब बताओ कि क्या आप अपनी उस प्रॉपर्टी को सही मायनों में एंजॉय कर पाओगे। मेरा ये सवाल है आपसे, पहले सवाल समझ लो। मैं बोल रहा हूँ आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आपके पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, पर ना तो आप वहाँ फेंसिंग लगा सकते हो, ना बाउंड्री वॉल खींच सकते हो, ना किसी ट्रेसपासर को बाहर निकाल सकते हो। तो क्या आप अपनी उस प्रॉपर्टी को सही मायनों में एंजॉय कर रहे हो? क्योंकि आप जो चाहते हो वो तो आप कर ही नहीं रहे हो। उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉपर्टी पर नहीं कर पा रहे हो। तो क्या आप सही मायनों में उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हो? ये मेरा सवाल है। बिल्कुल नहीं, यही बोलोगे, नहीं सर, मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। मुझे फेंसिंग लगवाना था, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं इसको सही मायनों में एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब अगर मैं ही उसमें कुछ नहीं कर पाऊँ, मेरा इंटरेस्ट ही ना हो उसमें, तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे आप एंजॉय। जो चीज मैंने आपको बताई, यही चीज हमारे फंडामेंटल राइट्स पर भी अप्लाई होती है। यही चीज, यही जो कंसेप्ट है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स पर भी अप्लाई होता है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको पार्ट 3 में राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ जैसे कमाल के तरह तरह के राइट्स दे दिए। पर अगर मैं कहूँगा कि इन राइट्स को, या मैं कहूँ इन राइट्स की सिक्योरिटी के लिए कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म ही नहीं होता, तो ये सिर्फ कागजी, मैं कहूँ कि एक डॉक्यूमेंट बना रह जाता। मतलब जो भी आपको फंडामेंटल राइट दे रखे हैं, अगर उसको कोई हनन करता उसका, या आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता और आपके पास उसके लिए रेमेडी नहीं होती कि अब हम क्या करें, या इन्फोर्समेंट रेमेडी नहीं होती, या इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं होता, तो ये सिर्फ एक कागज पे लिखा हुआ रूल होता। आप समझ रहे हो बात को? तो इसी इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या कहते हैं? सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी रेमेडीज दे रखी है, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कह रहे हैं। जो हमें कहाँ मिलते हैं? आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और किसके थ्रू? थ्रू दिस 5 रिट्स। 5 टाइप ऑफ रिट्स के थ्रू हमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिलती है अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप किसी भी प्रकार के एग्जाम देने जाइए जो लॉ से रिलेटेड होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें आता होगा, वहां पर ये रिपीटेडली पूछे जाते हैं क्वेश्चन रिट के अंदर से। आर्टिकल 32 और 226 का स्कोप क्या है, इस पर सवाल आता है। किस रिट में लोकस स्टैंड रिलैक्स होता है, सवाल आता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, किस रिट पैर पर अप्लाई होता है। और रुदल शाह का केस जो है वो किस रेट से रिलेटेड है। आज के इस सिंगल वीडियो लेक्चर में हम इन सारे कंसेप्ट्स को, इन सारे जो भी लैंडमार्क केस लॉज यहाँ होंगे, और जो भी लैटिन मैगजीम्स होगी, सॉरी लैटिन टर्म्स होंगे, उनको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से डिकोड करेंगे, ताकि एग्जाम में भी आप मार्क लूज ना हो अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए मेन सेफगार्ड्स कहां दिए गए हैं। आप समझिए, प्राइमरी लेवल पर आर्टिकल 13 आपको पता होगा। आर्टिकल 13 जो है, फंडामेंटल राइट्स नीड एन एनफोर्समेंट मैकेनिज्म और दे स्टे पेपर टाइगर्स, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। आर्टिकल 13 गिव्स जुडिशियल रिव्यू। ये मैं कहने की बता रहा हूं आपको कि प्राइमरी लेवल पर आर्टिकल 13 है जो जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। और आर्टिकल 359 है जो कहता है कि नेशनल इमरजेंसी के अलावा कोई आपके राइट्स को ऐसे वैसे सिचुएशन में कर्टेल नहीं कर सकता। यह आर्टिकल 359 कहता है कर्टेलमेंट आउटसाइड ए नेशनल इमरजेंसी। लेकिन हम यहां पर यह कहना चाह रहे हैं
कि जब डायरेक्ट रेमेडीज की बात आती है तब पिक्चर में आते हैं आर्टिकल 32 एंड 226। आर्टिकल 32 एंड 226 डायरेक्टली पिक्चर में कब आते हैं? डायरेक्ट रेमेडीज कम फ्रॉम आर्टिकल 32 एंड 226। यहां पर डॉक्टर बी आर अंबेडकर, आप सभी उनको जानते हैं, उन्होंने आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल बोला। याद रखना, पूछ लिया जाता है किसने कहा था एंड क्यों कहा। क्योंकि देखो आर्टिकल 32 जो है, इसके अंडर सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने राइट्स को इन्फोर्स करवाना खुद एक फंडामेंटल राइट है। ये खुद एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट भी कहा जाता है। प्रोटेक्टर और गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। अब यहां एक बहुत बड़ा एग्जाम कॉन्टेक्स्ट समझिए आप। आर्टिकल 32 की पावर सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर ट्रिगर होती है। आर्टिकल 32 जो है, इट ट्रिगर्स ओनली बाय वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जहां पर हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। बट वहीं अगर मैं आर्टिकल 226 की बात करूं, आर्टिकल 226 की पावर जो है वो फंडामेंटल राइट्स के लिए, तो अगर वायलेट हो आपके होते हैं तो आप 226 में हाई कोर्ट जाते हैं तो फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो ठीक ही है। एनी अदर पर्पस के लिए भी 226 लग सकता है। अब एनी अदर पर्पस में जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के जो ऑर्डर्स हो गए, उनके लिए भी ये एक्सटेंड होता है। इसका स्कोप काफी बड़ा है आर्टिकल 32 के कंपैरिजन में। तो रिट जुरिस्डिक्शन के मैटर में हाई कोर्ट का स्कोप सुप्रीम कोर्ट से वाइडर है, ये याद रखना। क्यों? आपके सामने दिख रहा है कि कब कौन सा आर्टिकल ट्रिगर हो रहा है, तो यहां पर एनी अदर पर्पस से इसका स्कोप बढ़ जाता है। अब आते हैं हमारे पहले दो रिट्स पर। पहला रिट है हेबियस कॉर्पस, जिसका लैटिन में अगर मतलब होता है तो वो है टू हैव द बॉडी। हेबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी, या हम कहें टू प्रोड्यूस द बॉडी। एंड ये जो रिट है ये तब इशू होता है जब किसी इंसान को स्टेट या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा इलीगली डिटेन कर लिया जाता है। इशूड व्हेन अ पर्सन इज इलीगली डिटेन्ड बाय द स्टेट और अ प्राइवेट इंडिविजुअल, इसको तब इशू किया जाता है। किसको? हैबियस कॉर्पस के रिट को। कोर्ट जो है वो डिटेनिंग अथॉरिटी को ऑर्डर देती है कि उस पर्सन को कोर्ट के सामने पेश किया जाए, और अगर डिटेंशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल या बिना किसी लीगल अथॉरिटी के पाया गया है तो इंसान को इमीडिएटली रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, ये रिट इसलिए लगाई जाती है कि कोर्ट ऑर्डर करे, और कोर्ट ऑर्डर करती है अगर डिटेनिंग अथॉरिटी को उस पर्सन को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड रिलीजेस देम इफ द डिटेंशन हैज नो लीगल बेसिस। आप उसको रिलीज करिए अगर आपने बिना किसी लीगल बेसिस के उस व्यक्ति को डिटेन करके रखा है उस अथॉरिटी ने, तो उस अथॉरिटी को ये वो इशू करती है कि आप रिलीज करिए डिटेंशन को, ये इलीगल डिटेंशन है अगर वो ऐसा होता है तो। इसलिए ये रिट लगाई जाती है। टू हैव द बॉडी, टू प्रोड्यूस द बॉडी, टू प्रोड्यूस द बॉडी इसका मतलब होता है। अब यहाँ रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है लैंडमार्क, जहां क्या हुआ था, एक प्रिजनर को जेल टर्म खत्म होने के बाद भी 14 साल एक्स्ट्रा जेल में रखा गया था। अ प्रिजनर वॉज कैप्ट इन जेल 14 years पास्ट हिज रिलीज डेट। सुप्रीम कोर्ट ने हेबियस कॉर्पस रिट को इशू करके उसे रिलीज करवाया और साथ ही एग्जेम्पलरी कंपनसेशन भी अवार्ड किया। आप समझ रहे हो? तो ये एक एग्जाम्पल है इस हेबियस कॉर्पस का, ये लैंडमार्क केस है रुदल शाह का। उसके बाद दूसरी रिट आती है मेंडेमस, रिट ऑफ मेंडेमस, जिसका मतलब होता है वी कमांड। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, टू प्रोड्यूस द बॉडी, और मेंडेमस का लैटिन है वी कमांड। एंड मैं कहूंगा कि ये एक तरीके का जुडिशियल कमांड है, जो किसी भी पब्लिक ऑफिशियल या स्टैट्यूटरी बॉडी को आप, या किसी यूनिवर्सिटी को या किसी ट्रिब्यूनल को उसकी मैंडेटरी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए इशू किया जाता है। जुडिशियल कमांड उसको दिया जाता है। इट इज अ जुडिशियल कमांड इश्यूड किसको? टू अ पब्लिक ऑफिशियल, टू अ स्टैट्यूटरी बॉडी, टू अ यूनिवर्सिटी और टू अ ट्रिब्यूनल। किस चीज के लिए? दैट रेफ्यूजेस टू परफॉर्म इट्स मैंडेटरी पब्लिक ड्यूटी। अगर वो अपनी, ये जो लोग हैं, ये जो पब्लिक ड्यूटी अपनी अगर परफॉर्म नहीं करते हैं
तो फिर यहाँ पर जुडिशियल कमांड इशू किया जाता है, मतलब जज साहब जो हैं, जो कोर्ट है, वो मैंडेमस की रिट लगाकर इशू कर कर यहाँ पर उनको कमांड देती है कि आपकी मैंडेटरी जो पब्लिक ड्यूटी है उसको करिए, हम कमांड दे रहे हैं, फोर्सिंग इट टू एक्ट, ये कहती है यहाँ पर। अगर कोई ऑफिशियल अपनी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने से मना कर देता है, मान लो, तो कोर्ट जो है वो मैंडेमस से उसने इन्फोर्स करता है, उन्हें फोर्स करती है वो काम करने के लिए जो उनको करना चाहिए था। दैट इज अ मैंडेमस, रिट ऑफ मैंडेमस। एंड इससे रिलेटेड केस लॉ है, नोट कर लीजिए, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल्स का केस है, जहां पर क्या हुआ, कॉर्पोरेशन ने एग्रीमेंट के बाद फंड्स रिलीज करने से मना कर दिया था और हाईकोर्ट ने मैंडेमस इशू करके उन्हें उनकी पब्लिक ड्यूटी फुलफिल करने का डायरेक्शन दे दिया था। सो दिस इज अ लैंडमार्क केस ऑफ दिस मैंडेमस रिट। तीसरा और चौथा रिट, टोटल 5 है, ये तीसरी है और ये चौथी। थर्ड जो रिट है वो है रिट ऑफ सर्श्योररी। समझते हैं, थर्ड रिट सर्श्योररी है एंड फोर्थ है प्रोहिबिशन। इन दोनों को याद रखने के लिए एक गोल्डन रूल याद रख लो, वो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बस ये याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि सर्शरी की अगर मैं बात करूं, सर्शरी की बात करूं, ये यहां पर लिख रखी है, सर्शरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। मतलब ये रिट तब इश्यू होती है जब लोअर कोर्ट या क्वाजी जुडिशियल बॉडी ने ऑलरेडी कोई गलत या हम कहें इलीगल या अननेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट जजमेंट पास कर दिया हो। ये रिट तब इश्यू होती है आफ्टर एन इलीगल और अनजस्ट जजमेंट इज ऑलरेडी पास्ड, और उसको क्वैश करने के लिए ये रिट इशू की जाती है टू बी सर्टिफाइड। आप समझ रहे हो बात को? रिट तब इशू होती है जब लोअर कोर्ट या किसी क्वाजी जुडिशियल बॉडी ने ऑलरेडी कोई गलत, इलीगल या नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट जजमेंट पास कर दिया हो, तब इस रिट को इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा। मैं कहूंगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों इसको इशू कर सकती है। अगर मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इलीगल जजमेंट पास कर दिया हो या हाई कोर्ट ने भी इलीगल जजमेंट पास कर दिया हो, उस इलीगल जजमेंट को कैंसिल करने के लिए यानी क्वैश करने के लिए सर्शरी रिट का यूज किया जाता है। समझ रहे हो बात को? इशू करते हैं। अब मेन ग्राउंड्स क्या है इसको इशू करने के लिए? एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन या वॉयलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो याद रखना ये ग्राउंड है, इन्हीं ग्राउंड पर ये रिट ऑफ सर्शरी इशू होती है। जुरिस्डिक्शन का एक्सेस होना, कि जितना जुरिस्डिक्शन की था उससे बाहर जाकर कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, तो ये गलत है। लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, दूसरा वॉयलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये 3 ग्राउंड्स है रिट ऑफ सर्शरी को इशू करने के लिए। और यहाँ पर इससे रिलेटेड इसके 2 सबसे फेमस लैंडमार्क केसेस भी हैं, जिसका नाम है गुल्लापल्ली नागेश्वरा राव वर्सेस APSRTC, और एक है AK क्राइपाइक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सर्शरी से रिलेटेड है ये। तो सर्शरी क्या हुआ, यहाँ पर क्योर हो रहा है, आप समझ रहे हो बात को? अगर मैं प्रोहिबिशन की बात करूं, दूसरी तरफ प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड। मतलब ये रिट तब इश्यू होती है जब ट्रायल अभी चल रहा हो और लोअर कोर्ट ने अपना फाइनल जजमेंट नहीं दिया। यहां फाइनल जजमेंट दे दिया था जो कि गलत आ रहा था इन ग्राउंड्स पर, ठीक है। बट प्रोहिबिशन में यहां पर क्या है, प्रोहिबिशन में अभी फाइनल जजमेंट नहीं आया है, इट इज इश्यूड व्हाइल द ट्रायल इज स्टिल ऑनगोइंग बिफोर अ फाइनल जजमेंट। ये तब इशू करी जाती है अगर कोई लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर काम कर रही है, तो हायर कोर्ट जजमेंट आने से पहले ही उस प्रोसीडिंग को रोकने के लिए प्रोहिबिशन इशू कर देती है। एंड इसीलिए हम बोलते हैं प्रोहिबिशन इज प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन इज प्रिवेंशन, पहले रोकना, और सर्शरी इज अ क्योर, फैसला आने के बाद क्वैश करना। बिकॉज इसलिए हम इसको क्योर कह रहे हैं और प्रोहिबिशन को प्रिवेंशन कह रहे हैं। प्रिवेंट हो रहा है आने से पहले, फाइनल जजमेंट आने से पहले ही प्रिवेंट कर रहे हैं, और यहां आ गया है तो हम अब उसको क्योर कर रहे हैं। क्लियर है दोनों में डिफरेंस? आखिरी और सबसे यूनिक रिट है भाई क्यो वारंटो, जिसका लैटिन में मतलब होता है बाय व्हाट ऑथोरिटी।
अब बाय व्हाट अथॉरिटी इसका लैटिन में मतलब होता है, तो ये रिट तब इशू किया जाता है जब कोई पर्सन किसी, यहां लिख रखा है मैंने, जब कोई पर्सन किसी पब्लिक ऑफिस को इलीगली ऑक्यूपाई करके बैठ जाता है, तब इस इशू रिट को इशू किया जाता है। कोर्ट जो है उस इंडिविजुअल से पूछती है कि आप किस लीगल कैपेबिलिटी या एंटाइटलमेंट से इस कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हो, बताइए। आप इलीगल तरीके से यहां पर बैठे हैं, ये सीट आपने ऑक्यूपाई करी है, ये पब्लिक ऑफिस की सीट आपने ऑक्यूपाई की है, तो उस व्यक्ति से, उस इंडिविजुअल से पूछा जाता है कोर्ट के द्वारा कि आप कैसे बैठ गए, ये कैसे आप यहां पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हो। अब अगर उनका टाइटल डिफेक्टिव निकलता है तो कोर्ट उन्हें उस ऑफिस से इमीडिएटली आउट कर देती है, बाहर कर देती है। समझ गए बात? बाय व्हाट अथॉरिटी, वो उसी व्यक्ति से क्वेश्चन करती है किस अथॉरिटी से आप ये पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हो, दैट इज अ क्यो वारंटो रिट। एंड क्यो वारंटो का सबसे बड़ा एग्जाम कैच ये है यहां पर, इसका लोकस स्टैंडर्ड रूल। बाकी मैं जितनी भी 4 रिट्स पढ़ी, वो सारी रिट्स में वही बंदा कोर्ट जा सकता है जो एग्रीव्ड यानी अफेक्टेड होता है। इस चीज को ध्यान रखो, ये मैंने यहां लिख रखा है। अनलाइक अदर रिट्स विच नीड एन एग्रीव्ड पर्सन, वहां पर एग्रीव्ड पर्सन जो अफेक्टेड पर्सन होता है वही कोर्ट जाकर जा सकता है। लेकिन क्यो वारंटो एक ऐसी यूनिक रिट है जिसे कोई भी सिटीजन या इवन स्ट्रेंजर कोर्ट में फाइल कर सकता है। डिफरेंस क्लियर है? क्यों फाइल कर सकता है? क्योंकि पब्लिक ऑफिस का मिसयूज पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करता है, यही चीज लिखी है। इफ वी टॉक अबाउट क्यो वारंटो, इट कैन बी फाइल्ड बाय एनी सिटीजन इवन अ स्ट्रेंजर, सिंस, क्योंकि वहां पर पब्लिक ऑफिस का मिसयूज हो रहा है और पब्लिक ऑफिस की अफेक्ट जो है वो सारी सोसाइटी को होगी। दैट्स द रीजन इसको कोई भी सिटीजन या इवन स्ट्रेंजर भी कोर्ट में फाइल कर सकता है। तो ये होता है क्यो वारंटो रिट। समझ में आ गया? चलिए पूरे 5 रिट का एक मैं एग्जाम रिकैप जो है कर लेते हैं। सब कुछ एक पेज पर ले आया हूं मैं स्लाइड पर, आप देखिए। अगर मैं हैवियस कॉर्पस की बात करूं तो यहां पर इसका लैटिन मीनिंग है टू हैव द बॉडी। इसका कोर पर्पस है कि इलीगल डिटेंशन से उस पर्सन को रिलीज करवाना। और यहाँ पर आप याद रखो, रुदल शाह का केस आपको देखने को मिलेगा जहां पर एग्जाम्पलरी डैमेजेस दिए गए उस व्यक्ति को, क्योंकि उसकी डेट खत्म होने के बाद भी उसको अरेस्ट करके रखा, डिटेन करके रखा गया था। दूसरी रिट है मेंडेमस। मेंडेमस का लैटिन मीनिंग है वी कमांड। ठीक है, यहाँ पर कोर पर्पस क्या है? डायरेक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी। भाई पब्लिक ड्यूटी जो मैंडेटरी नेचर पे उस व्यक्ति को करनी थी वो नहीं करता, तो उसको हम कमांड दे रहे हैं। कौन? कोर्ट दे रहा है कमांड, वो अपने परफॉर्मेंस को करे। ठीक है, यहाँ पर लोटस होटल्स वाले जो है हमने एग्जाम रिलेटेड केस देखा। अगर मैं सर्चररी की बात करूं तो यहाँ पर लैटिन मीनिंग है इसका टू बी सर्टिफाइड, जिसका कोर पर्पस क्या है? क्वॉशिंग एन ऑलरेडी पास्ड इलीगल ऑर्डर। जो इलीगल ऑर्डर या इलीगल जजमेंट आया है, जो ऑलरेडी पास हो चुका है, उसको क्वैश करना इसका काम है रिट का। और यहाँ पर ये हमने केसेस देखे और इसी को हम इसलिए टू बी सर्टिफाइड कहते हैं। प्रोहिबिशन की बात करूं तो इसका लैटिन मीनिंग होता है टू फॉरबिड, जिसका कोर पर्पस क्या है? स्टॉपिंग ऑनगोइंग प्रोसीडिंग एक्सीडिंग जुरिडिक्शन। जो ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स हैं उसको वो स्टॉप करती है। और इन दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। इसको हम प्रिवेंट कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्योर कर रहे हैं। अगर आपने अभी पहले समझा होगा तो समझ में आया होगा क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से प्रिवेंशन होता है बिफोर जजमेंट, और यहाँ सर्शररी में प्रिवेंशन सॉरी क्योर होता है आफ्टर जजमेंट। समझ में आ गया? अगर मैं क्यो वारंटो के रिट की बात करूं तो इसका लैटिन मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी। मतलब इसका कोर पर्पस है चैलेंजिंग इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस। जो व्यक्ति इलीगल तरीके से पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है उसको यहाँ पर चैलेंज किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर लोकल स्टैंडर्ड रिलैक्स्ड है। स्ट्रेंजर कैन ऑल्सो फाइल, ये हमने अभी देखा। क्यों? क्योंकि पब्लिक ऑफिस अफेक्ट हो रहा है तो वो सोसाइटी को अफेक्ट करता है, इसलिए इसको कोई भी फाइल कर सकता है। और इन चारों में तो आप ही फाइल कर सकते हो अगर आप अफेक्टेड हुए हो। बट क्यो वारंटो में एनी सिटीजन कैन बी फाइल, एनी स्ट्रेंजर ऑल्सो। ठीक है, ये हो गया। हैबियस कॉर्पस डिटेंशन के लिए है, मेंडेमस फॉर ड्यूटी के लिए है, सर्शररी क्वैश करने के लिए है, प्रोहिबिशन स्टॉप की जा रही है प्रोसीडिंग क्यो वारंटो टाइटल के
चैलेंजिंग की बात हो रही है। डिटेंशन यानी किसी पर्सन को अगर डिटेन कर लिया तो उसके लिए है। यहाँ पर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मैंडेमस लगेगी। यहाँ पर किसी प्रकार का इलीगल ऑर्डर आ गया है तो उसको क्वैश करवाना है तो सर्शरी लगेगी। यहाँ पर कोई प्रोसीडिंग एक्सेसिव जुरिस्डिक्शन परफॉर्म कर रही है या किसी प्रकार के जुरिस्डिक्शन जो हमने ग्राउंड्स देखे वो अगर हुआ है तो प्रोहिबिशन लगेगी। यहाँ पर अगर टाइटल ऑफिस पब्लिक होल्ड वो कर रहा है इलीगल तरीके से जिसका कोई जो है बेस नहीं है लीगल बेसिस तो क्यों वारंटो लगेगी। ये एक फ्रेम में मैंने आपको बता दिया। स्कोप भी हमने देख लिया। हमने क्या देखा स्कोप में, आर्टिकल 32 एंड 226 और इन पांचों रेट्स का ये डिटेल ब्रेकडाउन जो हमने समझा। इसमें क्या देखा, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में जाते हो आप, आर्टिकल 32 लगाकर अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो अगर आप 226 लगा रहे हो दैट मीन्स आप हाई कोर्ट अप्रोच कर रहे हो अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। और यहाँ पर स्कोप इसका हाई कोर्ट का ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ तो ये रिट्स जो हैं आर्टिकल 32 में कह दूँ ये तभी इन्फोर्सिबल होता है ओनली फॉर फंडामेंटल राइट वायलेशन। बट आर्टिकल 226 कब इन्फोर्सेबल होता है? फंडामेंटल राइट्स के लिए तो होता ही है बट एनी अदर पर्पस के लिए भी होता है। कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 को बोला गया किसके द्वारा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को के द्वारा बोला गया। 226 काफ़ी वाइडर स्कोप रखता है देन आर्टिकल 32, ये हमने समझा। और आर्टिकल 32 इटसेल्फ फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 226 जो है कवर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स भी कवर्स, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कवर करता है एनी अदर पर्पसेस में। ठीक है, इतना क्लियर है। आई होप आपको सारा ब्रेकडाउन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे स्ट्रक्चर्ड कंसेप्ट क्लियर और एग्जाम ओरिएंटेड डिलीवरी सेशन स्टाइल पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आई होप रिट सारे क्लियर हो गए होंगे। और एक ये पूरा जो मेन था इसका फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ। बस यही आपकी एक मेन चीज़ है, ये ले लो और ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बस हो गया आपका काम। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मैं हूं एडवोकेट पद्मनाभ शर्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो।